जनवरी साल 2022 अंजना मल्होत्रा नाम की एक औरत का शमशान घाट में अंतिम संस्कार चल रहा था और अग्नि देने का काम उसके बेटे का था। वहां पर काफी दर्द भरा माहौल था। बेटा भी अपनी मां के जाने के दुख में काफी रो रहा था, लेकिन तभी लोगों द्वारा उसे अपनी मां का आखिरी बार चेहरा दिखाया जाता है। लेकिन वो बेटा अपने मां की बॉडी को देखकर कहता है कि ये औरत कौन है, ये तो मेरी मां नहीं है। इसके बाद वहां पर लोग जो मौजूद थे वो हैरान हो जाते हैं और वो लड़का अपनी मां को अग्नि देने से मना कर देता है, यानी कि उस औरत को अग्नि देने से मना कर देता है, जिससे वो कह रहा था कि ये तो मेरी मां नहीं है। ये सब वहां पर खड़ी पुलिस भी सुन रही थी और वो भी हैरान हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर ये लाश अंजना की नहीं है तो ये लाश है किसकी। अब थोड़ा सा हमें कहानी में पीछे जाना होगा, पता लगाते हैं कि आखिर मांजरा क्या है। सुलभ कानपुर का एक रहने वाला बिजनेसमैन था, छोटा मोटा कारोबारी था, उसका क्रॉकरी का बिजनेस था। साल 2008 में उसकी शादी अंजना नाम की लड़की से हो जाती है। जी हाँ, अंजना मल्होत्रा से उसकी शादी हो जाती है और इन दोनों की शादी लव मैरिज थी। दोनों बहुत ही खुश थे, दोनों की जिंदगी काफी हंसी खुशी कट रही थी। ऐसे ही उन्हें 2 बच्चे हो जाते हैं और अब शादी को पूरे 12 साल हो चुके थे। लेकिन तारीख आती है 22 दिसंबर 2021। इस परिवार पर कहर टूट पड़ता है जब अंजना अचानक से घर से गायब हो जाती है। आज से पहले अंजना कभी ऐसे घर से बाहर नहीं गई थी, ना ही कभी नाराज होकर घर से बाहर गई थी, क्योंकि अंजना और सुलभ की लव मैरिज हुई थी। इसलिए परिवार वाले भी मानते थे कि दोनों बहुत खुश हैं, अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। फिर अगले दिन यानी कि 23 दिसंबर को अंजना के परिवार वालों को भी यह खबर मिल जाती है कि अंजना घर से गायब है, पता नहीं कहां गई, उसका मोबाइल भी घर पर है। इसलिए उनके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। अंजना की एक बहन थी बबली, वह सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बहन की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। लेकिन पुलिस वाले भी उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी कल रात का ही तो मामला है, क्या पता वो गुस्से में कहीं चली गई हो, किसी दोस्त के साथ गई हो, कहीं बाहर गई हो, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वो वापस आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर पुलिस 24 घंटे से पहले गुमशुदा की रिपोर्ट तो ऐसे दर्ज नहीं करती। इस वक्त पुलिस भी ऐसा ही कर रही थी। दूसरी तरफ सुलभ भी ठीक ऐसा ही करता है जैसा उसकी साली बबली ने किया था। वह भी पास ही के पुलिस स्टेशन में जाता है और अंजना के गुमशुदा की रिपोर्ट पुलिस को देता है। और सुलभ को भी, जो कि अंजना का पति था, उससे भी पुलिस यही कहती है कि इंतजार करो, जल्दी अंजना घर वापस आ जाएगी। पुलिस थोड़ा सा नरम रवैया यहाँ पर केस को लेकर दिखाती है। ऐसे ही करीब 1 2 3 कर 7 दिन बीत जाते हैं। अंजना का कोई नामो निशान, कोई खबर नहीं मिलती। अंजना की छोटी बहन पुलिस के काम से बहुत नाराज थी, इसलिए अंजना का परिवार जाकर पुलिस स्टेशन का घेराव करता है और उन्हें इस मामले की जांच करने के लिए दबाव भी डालता है। अब यहाँ पर अंजना के परिवार वालों को लग रहा था कि पुलिस अपना काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं कर रही, और जब बबली और उसके परिवार ने पुलिस स्टेशन पर घेरा लगा लिया तब पुलिस थोड़ी हरकत में आ गई। पुलिस ने यहाँ पर विश्वास दिलवाने की पूरी कोशिश की कि हम आपकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ कर लेकर आएंगे, और इस समय पुलिस इस केस के पीछे लग जाती है। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो यहाँ पर नाकाम रहती है अंजना को ढूंढने में। अब ऐसे ही धीरे धीरे करते तारीख आ जाती है 7 जनवरी 2022। तब पुलिस को एक खबर मिलती है, एक अनजान लड़की की लाश पनकी नदी में मिली है। इसके बाद पुलिस मौके पर वहां पर पहुंचती है और लाश को देखती है, क्योंकि यहाँ पर लाश करीब 15-20 दिन पुरानी मरी हुई लग रही थी, तो वो थोड़ी सी सड़ने लग जाती है। बॉडी की अच्छे से पहचान नहीं हो रही थी। इसके बाद पुलिस डेटा निकालती है और चेक करती है कि गुमशुदा मिसिंग होने की रिपोर्ट कितनी है और कहाँ की है। वहां पर उन्हें अंजना का भी केस नजर आता है और वो वहां पर अंजना के परिवार वालों को खबर देते हैं कि हमें यहाँ पर पंकी नदी से एक लाश मिली है, आप यहाँ पर आकर देख लीजिए, कहीं ये अंजना तो नहीं है। इसके बाद जाती है बबली, जो कि अंजना की बहन थी, और साथ में जाता है उसका परिवार। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद बबली अकेली जाकर लाश की पहचान करती है और उस वक्त लाश का चेहरा सड़ चुका था और बबली की हिम्मत नहीं पड़ी
कि वो चेहरे को अच्छे से देख पाए। उसने लाश के पैरों से पहचान लिया कि ये मेरी बहन अंजना है। पुलिस ने भी एक व्यक्ति के कहने पर यह मान लिया कि हाँ, ये अंजना है। अगर बबली ने पहचान कर ली कि ये लाश अंजना है, तो पुलिस ने ये लाश सुलभ को, जो कि उसका पति था, उसे दिखाई ही नहीं। अब यहाँ पर मिसिंग का केस पुलिस बदल कर मर्डर धारा 302 का लगा देती है। उसके बाद पहला शक जाता है अंजना के पति सुलभ पर, और बबली भी यही कहती है कि हाँ, सुलभ ही इसका मर्डरर होगा। पहले तो पुलिस सुलभ को पुलिस स्टेशन बुलाती है, उससे पूछताछ करती है, तो सुलभ साफ साफ मना कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, भला मैं अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा। इसके बाद पुलिस थोड़े बहुत सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है। बाद में वो सख्ती से पूछती है सुलभ से। तब आखिरकार सुलभ टूट जाता है और वह सच सच बता देता है। कहता है हाँ, उसने 22 दिसंबर 2021 को अपनी पत्नी का कत्ल किया। और वो कहानी पुलिस को कुछ इस तरीके से सुनाता है। सुलभ बताता है कि उसकी और अंजना की शादी तो 2008 में हो चुकी थी। शादी अच्छी थी, दोनों में प्यार था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कुछ साल पहले सुलभ की मुलाकात कानपुर की रहने वाली एक किरण नाम की लड़की से होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होती है और सुलभ किरण को प्यार करने लग जाता है। उसे पता था कि वो शादीशुदा है, फिर भी उसकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। किरण का परिवार एक गरीब परिवार था। उसके पिता एक ड्राइवर थे। इसके बाद सुलभ किरण के परिवार का खर्चा भी उठाने लग जाता है, क्योंकि उसका काम अच्छा चल रहा था और प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। अब देखे, यहाँ पर इनका प्यार तो चल ही रहा था। इस बीच किरण के पिता, जो कि ड्राइवर थे, उन्हें पता चल जाता है कि किरण और सुलभ के बीच कुछ चल रहा है, इनका प्यार है। लेकिन वो इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, वो कुछ नहीं कहते और ऐसे ही प्यार उनका चलता रहता है। लेकिन मामला तब गड़बड़ा जाता है जब इस रिश्ते की खबर अंजना को लग जाती है। अंजना और सुलभ के बीच इस बात को लेकर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब अंजना ने ये बात अपनी बहन बबली को भी बताई कि सुलभ और एक किरण नाम की लड़की का ये सब कुछ चल रहा है। अंजना ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुलभ अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह कह रहा था कि वो इस घर को तो बसाएगा, लेकिन वो किरण का साथ भी देगा, और इस वजह से झगड़ा होना तो लाजमी बात थी। ऐसे ही साल निकलते जाते हैं। तारीख आ जाती है 22 दिसंबर 2021, उस काली रात की। यहाँ पर सुलभ घर में बैठकर दारू पी रहा था। तभी सुलभ का बड़ा बेटा आयान अपनी माँ को कहता है कि मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है। लेकिन अंजना अपने बेटे को मना करती है, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर का महीना और 22 दिसंबर मतलब बहुत ठंड। इसलिए अंजना अपने बेटे को कहती है, तुम रात के वक्त आइसक्रीम मत खाओ, मैं तुम्हें कल दोपहर में आइसक्रीम खिला दूंगी। लेकिन आयान मानने को तैयार नहीं था। इसी दौरान सुलभ का कजन ऋषभ घर पर आता है। वह घर आकर देखता है कि आयान आइसक्रीम की जिद में रो रहा है। इसलिए वो कहता है कि बेटा आओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाता हूँ। वह दोनों घर के बाहर आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते हैं। इधर अंजना अपने पति सुलभ से गुस्सा हो जाती है और झगड़ने लगती है। कहती है कि मैंने कहा था कि आयान बीमार हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर ले गया। यहाँ पर सुलभ ने शराब पी रखी थी, और शराब पीने के बाद इंसान हैवान बन जाता है। उसे गुस्सा आ जाता है और वो अंजना पर हाथ उठा देता है। अंजना को भी अपने पति सुलभ पर गुस्सा आ जाता है। वह सुलभ का कॉलर पकड़ लेती है। सुलभ को यह देखकर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए सुलभ अंजना के गले में पड़ी उसकी चुनरी से ही उसका गला दबाने लग जाता है। वो गुस्से में था। इस वक्त उसे कुछ नहीं पता था वो क्या कर रहा है। जब तक सुलभ का गुस्सा शांत होता, तब तक उसकी पत्नी अंजना, उसके 2 बच्चों की मां, 12 साल पहले जिस लड़की से वो बहुत प्यार करता था, जिन दोनों ने लव मैरिज की, वो उसे मार चुका था। अंजना यहां पर मर चुकी थी। सुलभ ये देखकर घबरा जाता है और सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया। उसके सामने उसकी पत्नी, उसका प्यार, उसके बच्चों की मां, उसका पूरा घर लाश के रूप में पड़ा हुआ था। सुलभ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें, क्योंकि उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मौत के घाट तो उतार दिया था, लेकिन अब उसकी जिंदगी कैसे होने वाली है वो समझ रहा था। इसलिए वह सबसे पहले अपनी पत्नी को गाड़ी में डालता है
और वे अपनी गर्लफ्रेंड किरण के घर चला जाता है। किरण उस वक्त घर में अकेली थी। फिर सुलभ अपने कजन ऋषभ को फोन लगाता है और उसे अपनी गलती के बारे में सब कुछ बताता है कि उसने अपनी पत्नी अंजना को मार दिया। अब सुलभ कहता है कि हमें अंजना की बॉडी को ठिकाने लगाना है, लेकिन ठिकाने लगाने से पहले वे अंजना की पहचान को मिटाना चाहते थे। इसलिए सबसे पहले उसने अंजना के चेहरे को जलाने की कोशिश की। जब उन्होंने आग लगाई तो आग तेजी से फैल गई, लेकिन यहाँ पर वो डर गए क्योंकि इस तरह मामला खराब हो सकता था। वो ये सब किरण के घर में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर आग ज्यादा बढ़ जाती तो पड़ोसियों को पता चल जाता कि घर में कुछ जल रहा है। इस वजह से उन्हें आग को जल्दी से बुझाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने सोचा कि वह इस बॉडी को नदी में फेंक दें, इसलिए उन्होंने पंडू नदी में इस बॉडी को फेंक दिया। बॉडी को रखा गया था ऋषभ की, जो कि सुलभ का कजन था, उसकी गाड़ी में। उसके बाद उन्होंने गाड़ी को भी अच्छे से धोया। और तो आपको बता दें कि सुलभ ने किरण के घर को फिर से पेंट भी करवा दिया, ताकि अगर दीवारों पर कोई निशान, कोई कुछ भी रह जाए, वो पुलिस के हाथ ना लगे। मतलब कि उनकी पूरी तैयारी थी। अब ऐसे ही 16 दिन बीत जाते हैं। पुलिस को अंजना की लाश नहीं मिलती, लेकिन तभी 7 जनवरी को पुलिस को पंकी नदी में, याद रखिए, सुलभ ने लाश फेंकी थी पंडू नदी में, लेकिन लाश पुलिस को मिलती है पंकी नदी में। लाश मिलने के बाद बबली लाश की पहचान कर लेती है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि यह लाश अंजना की ही है। इसके बाद लाश को सौंप दिया जाता है परिवार वालों को। अब दिन आ चुका था अंजना के अंतिम संस्कार करने का। बेशक सुलभ ने अपनी पत्नी को मारा था, लेकिन उसे अंतिम संस्कार से दूर नहीं रखा जा सकता था। इसलिए वो पुलिस के साथ, पुलिस की कस्टडी में शमशान घाट जाता है। जैसे कि सुलभ ने अपनी पत्नी को मारा था, इसलिए वे अपनी पत्नी को मुखाग्नि देने का हक खो चुका था। इसलिए यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि यह काम अंजना का बड़ा बेटा आयान करेगा। आयान की उस समय उम्र 11 साल की थी और बेटे को पास में लाया जाता है। लेकिन अग्नि देने से पहले आयान आखिरी बार माँ का चेहरा देखता है। जैसे ही आयान अपनी माँ को अच्छे से देखता है, वो कहता है कि ये मेरी माँ तो नहीं है, ये तो कोई और है। वहां पर खड़े लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें लगा कि 11 साल का बच्चा है तो गलती हो गई होगी, और लाश भी 15 दिन पुरानी है तो थोड़ी सी फूल चुकी है। वहां पर खड़े लोग आयान को समझाने लग जाते हैं कि बेटा ये तुम्हारी माँ है, तुम इनको अग्नि दो। लेकिन आयान मानने को तैयार नहीं था कि ये उसकी माँ है। लेकिन अंत में लोगों के कहने पर वो उस बॉडी को अग्नि दे देता है। अब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर वह सोच में पड़ जाते हैं, क्या सच में ये बॉडी अंजना की नहीं थी? पुलिस भी यहाँ पर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि अंजना की मात्र बहन बबली ने बॉडी की पहचान की थी, और वो भी सिर्फ पैरों को देखकर। ऐसा भी नहीं था कि अंजना के पैरों में कोई खास निशानी थी, खास तरह के पैर थे, बल्कि कोई इंसान किसी को उसके पैरों से कैसे पहचान सकता है। बल्कि उसके ऊपर कोई खास तरह का निशान, तिल वगैरह या कुछ जले का निशान कुछ भी नहीं था जो जन्म से अंजना के पैर पर हो। लेकिन फिर भी पुलिस की यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बबली को बॉडी की पहचान करने के लिए बुलाया गया, और ना किसी और परिवार के मेंबर को, ना उसके पति को, ना बेटे को, ना ही और किसी इंसान को। यह बहुत बड़ी गलती थी। यहाँ पर पुलिस की एक और बड़ी लापरवाही सामने आती है। यहाँ पर सुलभ ने यह मान लिया था कि उसने ये जुर्म किया है, लेकिन यहाँ पर उसने बताया था कि उसने अपनी पत्नी अंजना को पांडू नदी में फेंका है। लेकिन जिस महिला की बॉडी पुलिस को मिली थी वो पंकी नदी से मिली थी, और आपको बता दें कि इन दोनों नदियों की डायरेक्शन एक दूसरे से विपरीत, ऑपोजिट है। तो ये कैसे हो सकता है? और यहाँ पर पंकी नदी में पुलिस को उस महिला की लाश मिली, लेकिन पांडू नदी किरण के घर से, जहां पर अंजना की लाश उस समय थी, उनके घर से दूर थी। इस वजह से दूर वाली नदी को चुना गया। पंकी नदी पास में थी, वो 50 किलोमीटर दूर गए बॉडी को फेंकने के लिए, ताकि बॉडी यहाँ पर ना आए। अब बॉडी तैरते तैरते यहाँ पर आ गई। ये बहुत अजीब बात है। देखिए, अगर वो बॉडी अंजना की नहीं थी तो सुलभ ने एक मर्डर किया, तो लाशें 2 कैसे आ गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह पुलिस के लिए आज भी ये केस पेचीदा बना हुआ है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।